तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि फूड, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट के अंदर लार्ज वैरायटी में फ्लोरा और फौना भी पाए जाते हैं। यह ज़्यादातर अमेज़न के फॉरेस्ट में और वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लोरा क्या होते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फ्लोरा बोलते हैं, और एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फौना बोलते हैं। वाई डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन का सिंपल से अर्थ है कि देखते देखते जो ट्रीज ख़त्म होते जा रहे हैं उन्हें हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया में डिफॉरेस्टेशन होने के क्या कॉजेज थे? पहला कारण था जो फॉरेस्ट थे वो ब्रिटिशर्स के लिए अनप्रोडक्टिव थे, जिससे उन्होंने फॉरेस्ट के ट्रीज को कट करना शुरू किया और फॉरेस्ट के अंदर भी कल्टीवेशन करने लगे, जिससे वह मुनाफा कमा सकें। दूसरा कारण था बिल्डिंग शिप्स। उस समय इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स को वुड की कमी थी, इस वजह से इन 1830s में उन्होंने इंडियाज के ट्रीज को काटना शुरू किया और रॉयल शिप्स बनाने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तीसरा कारण था रेलवे ट्रैक्स। जो फॉरेस्ट की वुड थी तो उसका इस्तेमाल रेलवे के अंदर भी हुआ करता था, जैसे कि ट्रेन के फ्यूल के लिए या फिर रेलवे लाइंस के लिए। जो फॉरेस्ट की वुड थी तो उसे रेलवे लाइन के नीचे लगाया जाता था, जिससे कि ट्रैक्स एक जगह पर अच्छे से रहें। चौथा कारण था प्लांटेशन। प्लांटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण था डिफॉरेस्टेशन के लिए, मतलब कि फॉरेस्ट के पेड़ों को कट करा जा रहा था जिससे कि वहाँ प्लांटेशन हो सके। तो प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ इम्पोर्टेंट वाली क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर की जो प्लांटेशन हो गई ये ग्रो करवा रहे थे, क्योंकि ये क्रॉप्स महंगी बिका करती थी और फिर इनको यूरोप में बेचकर खूब सारे पैसे कमाते थे। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस को फर्स्ट जनरल इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट बना दिया इन इंडिया में। अब डाइट्रिच ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सेटअप किया इन 1864 में, और साथ में कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए। उन रूल्स और रेगुलेशन को इंडिया फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 के नाम से जाना गया, क्योंकि इसी दौरान इन्होंने ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे। इन्होंने इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेटअप भी किया इन देहरादून अंडर 1906 में। यहाँ पर लोगों को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी, मतलब कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में लोगों को सिखाया जाता था कि किस तरह से उन्हें ट्रीज को कट करना है और उनकी जगह किस तरह से नए प्लांट्स लगाने हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए जाते थे, मतलब कि ऐसे प्लान्स जिसके अंदर फॉरेस्ट ऑफिशियल से डिसाइड करते थे कि कितने ज़्यादा हम लोग पेड़ काट सकते हैं और उनके बदले और कितने पेड़ हमें लगाने हैं और किस टाइप के हमें पेड़ लगाने हैं। तो जो फॉरेस्ट एक्ट था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहले थे रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे बेस्ट फॉरेस्ट थे जिसके अंदर विलेजर्स नहीं जा सकते थे। दूसरे थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट थे जिसके अंदर विलेजर्स जा तो सकते थे लेकिन उन्हें परमिशन लेकर के जाना पड़ता था। तीसरे थे विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट थे जिसके अंदर विलेजर्स जा सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। तो जो विलेजर्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे इन फॉरेस्ट एक्ट से। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने विलेजर्स को ये भी बोल दिया था कि अगर तुम्हें हमने वुड को चोरी करते हुए पकड़ लिया तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन विलेजर्स को मजबूरी में कभी कभी वुड चुरानी पड़ती थी। वाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? तो जो विलेजर्स थे वो एक एरिया को क्लियर कर दिया करते थे कल्टीवेशन के लिए, फिर उस एरिया में आग लगा देते थे और फिर उस एरिया के प्लांट्स की जगह नए प्लांट्स लगाते थे। ब्रिटिशर्स इस मेथड के फेवर में नहीं थे,
क्योंकि अगर लोग इस तरीके से प्लांट्स ग्रो कराने लगते तो वो फिर टैक्स कैसे लेते, और साथ में पूरे जंगल के अंदर आग लगने का खतरा भी था। कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैनिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन करने के क्या नतीजे निकले। तो जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे उनमें से कुछ लोगों ने तो अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज कर लिया था और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। ब्रिटिशर्स ने और भी एक रूल बनाया था कि कौन कौन फॉरेस्ट के अंदर शिकार कर सकता है। तो जो विलेजर्स थे वो हंटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स हंटिंग कर सकते थे और वो इनकरेज करते थे कि हंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन खुद ही विलेजर्स के लिए बैन लगाए थे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि एनिमल्स जंगली होते हैं, असभ्य होते हैं और ये पुराने ज़माने के होते हैं, बिल्कुल इंडियंस लोगों की तरह। वो कहते थे कि एनिमल्स को सिविलाइज बनाना पड़ेगा, मतलब कि सभ्य बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की भावना इंडियन लोगों के खिलाफ कितनी गंदी थी। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। तो जो ब्रिटिशर्स ने इतने कठिन रूल्स और रेगुलेशन बनाए तो जितनी भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थीं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने लगीं। द पीपल ऑफ बस्टर, बस्टर एक जगह है जो कि साउथ मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का। बस्टर में इनिशिएटिव लिया गया था दूरबास के द्वारा, जो कि कंगर फॉरेस्ट के लोग हैं। उन्होंने बोला कि ये जो रिजर्वेशन हो रहा है ये बहुत गलत है। तब यहीं से रेबेलियन की शुरुआत होती है। जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट का 2/3 एरिया रिजर्व्ड होगा, मतलब कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा। इन 1905 में ये लॉ बनाया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने अपने सैनिकों को भेजा कि जो लोग इस रूल के खिलाफ हैं उन्हें दबा दो, डरा दो कि अगर तुम इन रूल्स को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ब्रिटिशर्स को 3 महीने लग गए दोबारा से फॉरेस्ट का कंट्रोल पाने में। तो जो बस्टर के लोग थे वो इन रूल्स को मानने नहीं वाले थे, तो ब्रिटिशों ने इस रूल को सस्पेंड कर दिया और कहा कि जो एरिया हम रिजर्व करने वाले थे उसे कम करके हम इसका हाफ कर देंगे, और इस रूल को भी 1910 के अंदर सेटअप कर दिया। चेंजेस इन जावा, जावा एक जगह का नाम है जो यहाँ पर रहा करते थे कलंग्स। उन्होंने रेबेलियन करा डच लोगों के खिलाफ इन 1770 में। डच लोग यहाँ पर कंट्रोल करा करते थे, पर रेबेलियन करने के बावजूद भी कलंग्स लोगों को सप्रेस कर दिया गया, मतलब कि दबा दिया गया। तो इस तरीके से जो कलंग्स लोग थे उन्हें डराकर धमकाकर दोबारा कंट्रोल में ले लिया गया। अब जावा के अंदर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होने लगी थी, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के लॉज थे उन्हें इनेक्ट कर दिया, मतलब कि अप्लाई कर दिया गया। जो विलेजर्स थे उन्हें बोला गया कि आप लोगों को ये लॉ मानने पड़ेंगे, नहीं तो आपको सज़ा दी जाएगी। जितनी भी फॉरेस्ट से टिम्बर मिला करती थी, मतलब कि वुड मिला करती थी, उसका यूज़ शिप्स में और रेलवे स्लीपर्स में होने लगा। जो डच गवर्नमेंट थी उन्होंने बैलेंस डॉन्गस्टन सिस्टम का इस्तेमाल करा और इस सिस्टम के यूज़ से जितने भी फॉरेस्ट के आसपास विलेजर्स रहा करते थे उन्हें फ्री लेबर बनाकर काम करवाया करते थे, मतलब कि बिना पैसा दिए काम कराते थे। सैमिन्स मूवमेंट, इन 1890 में सैमिन जो कि रैंडम प्लेटन का विलेज था, जो कि एक टी फॉरेस्ट था, वहाँ पर उसने क्वेश्चन करना शुरू करा गवर्नमेंट को कि ये जो फॉरेस्ट हैं इसके आप मालिक कैसे हो सकते हैं। तो लोगों ने भी इसे सुना और ये मूवमेंट फैलने लगा। अब जो डच लोग हैं जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर आने की कोशिश करते थे वे लोग ज़मीन पर लेट जाते थे और उन लोगों ने टैक्स पे करने को भी रिफ्यूज़ कर दिया और बोल दिया कि हम लोग तुम्हारे लिए अब काम भी नहीं करेंगे। वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो वर्ल्ड वॉर ने फॉरेस्ट पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था हमारे इंडिया का, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक रूल दिया कि जितनी ज़्यादा लकड़ी काटी जा सकती है काटो और हमारी डिमांड को पूरा करो। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटी और लकड़ियों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में किया। जो इंडोनेशिया था, यहाँ के जो डच लोग थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सॉमिल्स को और जितनी भी लकड़ियाँ थीं उनके अंदर आग लगा दिया। जो जापानीज थे
उन्होंने जब इंडोनेशिया को ऑक्युपाई करा तो यहाँ पर इंडोनेशिया पर राज करते समय जापानीज ने भी बहुत सारी फॉरेस्ट के अंदर से चीज़ें ली। न्यू डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट थी उनको एक बात अच्छे समझ में आ गई थी कि फॉरेस्ट को दोबारा सही करने के लिए हमें लोकल कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प ली है लोकल कम्युनिटीज़ की, मतलब कि जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। जो फॉरेस्ट का ध्यान रखा जाता है वो एक हर मेंबर विलेज के द्वारा रखा जाता है और हर एक पर्सन इन्वॉल्व रहता है फॉरेस्ट का ध्यान रखने में।